नमस्कार बच्चों। चलिए आज पढ़ते हैं महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी जैसा आप शीर्षक से ही देख रहे हैं, संध्या शाम सांझ इवनिंग और उसके बाद सुंदरी लगाया गया। सुंदरी मतलब ब्यूटीफुल लेडी, हाँ, सुंदर युवती। तो संध्या को एक सुंदरी युवती के रूप में, सुंदर युवती के रूप में, सुंदर महिला के रूप में देखने और चित्रित करने का मतलब है कि प्रकृति में मानवीकरण किया गया है। जहाँ पर प्रकृति के जो उपादान हैं उनको अगर मानव के रूप में देखा जाए, वहाँ एक अलंकार आता है मानवीकरण, जिसे अंग्रेजी में आप पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो संध्या को एक युवती के रूप में देखते हुए कवि निराला जी संध्या के आगमन का, शाम जब होती है उस समय के दृश्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया है। और ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कवि किसी ऐसी जगह होता है जहाँ संध्या हो रही है, और वो जगह शहर की शाम की तरह नहीं है। अगर शहर में वो कवि रहे और संध्या का वर्णन करे तो शायद जो लिखा है ऐसा वर्णन न कर पाएगा वो। इसका मतलब है कि वो जो पृष्ठभूमि है या जहाँ पर बैठ करके या खड़े हो करके या उपस्थित होके संध्या का वर्णन जो उसने किया है, इससे साफ लगता है कि वो ऐसी जगह है जो बिल्कुल शांत, नीरव, गांव शहर सब के कोलाहल से, जो हशल बशल है सबसे दूर, बिल्कुल निर्जन, वहाँ केवल प्रकृति है, कवि है, और कवि के विचार हैं, कवि की भावनाएं हैं, और कुछ नहीं है। तो देखिए, और हमेशा की तरह कवि के बारे में आप, जैसा बार बार कहता हूँ, आप पढ़ लेंगे, समय बचेगा आपका। आइए, दिवसावसान दो शब्द हैं, दिवस और अवसान। माने दिवस का अवसान माने दिन की समाप्ति, अवसान मतलब समाप्त होना। दिवसावसान का समय अर्थात दिन समाप्त होने का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। मेघमय, आसमान में बादल हैं, मेघमय आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परीसी, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। वह संध्या सुंदरी परीसी, जैसे लगता है कि कोई परी आ रही हो। परी पढ़े होंगे, परियों की कहानी में परियां पंख लगा के आती हैं, बच्चों के साथ खेलती हैं। उसी तरह से परी की तरह संध्या सुंदरी जो है आ रही है। और कैसे आ रही है? ऐसा नहीं कि दौड़ती हुई छम 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 आ गई, नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, बड़ी मंथर गति से, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे मेघमय आसमान से उतर रही है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। तिमिरांचल, तिमिर आंचल, अंधकार का आंचल जो है, तिमिर यानी अंधेरा, अंधकार। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, कहीं भी कोई चंचलता नहीं है, कहीं कोई चीज़ मतलब कि वो उसमें कोई हलचल नहीं है। सब जगह लगता है कि सब कुछ स्थिर है, बिल्कुल अडिग, चुप, अचल, शांत। ये माहौल है, ये परिदृश्य है। और मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर। जो तिमिरांचल है, अंधेरे का जो आंचल है, उसके दोनों जो अधर हैं, दोनों अधर का मतलब यहाँ पर है आकाश और पृथ्वी। वहाँ भी अंधेरा,
नीचे भी अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा होने जा रहा है। तो दोनों का मधुर मधुर हैं, दोनों मतलब ध्यान रखिएगा, पृथ्वी और आकाश, दोनों के अधर माने होंठ, है ना, जब आपस में मिलते हैं, जैसे मान लीजिए आपके होंठ मिल रहे हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर आसमान नीचे धरती, ये दोनों होंठ के रूप में हैं और दोनों मिल रहे हैं धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे। और मधुर मधुर का मतलब है यहाँ पर दृश्य जो है वो बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही मनोहारी है, बड़ा ही मधुर दृश्य है। उसके होंठ मधुर हैं। ऐसे भी हम किसी को कहते हैं ना कि भाई उसके बड़े रसीले होंठ हैं, मीठे होंठ हैं, अच्छे हैं। तो उसी तरह से प्रकृति को भी यहाँ पर चूँकि सुंदरी के रूप में देखा गया है, तो संध्या सुंदरी के जो होंठ हैं पृथ्वी और आकाश, शाम संध्या जो है वो पूरी एक नारी के रूप में है ना, और पृथ्वी और आकाश उसके होंठ हैं, और दोनों होंठ उसके बड़े मधुर हैं, बड़े सुंदर हैं, रसीले हैं। किंतु जरा गंभीर, मधुर हैं लेकिन जरा गंभीर हैं, है ना। नहीं है उनमें हास विलास। पृथ्वी और आकाश रूपी जो उसके होंठ हैं वो मधुर हैं, सुंदर हैं, लेकिन उसमें कोई हास विलास, कोई उल्लास कुछ नहीं है, शांत है, कोई हलचल नहीं है, सब जगह शांति है। केवल एक बंदा है जो हंस रहा है। वो कौन है? हंसता है तो केवल तारा एक तारा, आसमान में एक तारा है, वो हंसता है। आप देखे होंगे शाम को सबसे पहले एक तारा निकलता है, जिधर सूरज डूबेगा ना ठीक उसके विपरीत में, और फिर वही तारा सवेरे जिधर सूरज निकलेगा उसके विपरीत में। ये वीनस है जिसे हम शुक्र कहते हैं, है ना, शुक्र तारा, शुक्र, वीनस अंग्रेजी में। तो यही एक तारा है जो हंस रहा है, मतलब चमक रहा है। यहाँ हंसने का मतलब वो चमक रहा है आसमान में। वो दृश्य जो है, चारों तरफ संध्या हो रही है, संध्या उतर रही, मतलब शाम हो रही है, और एक तारा आसमान में केवल जगमगा रहा है। उस तारे को किस रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया उस पर आप नज़र डालें। हंसता है तो केवल तारा एक, गुंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। ऐसा लगता है संध्या, शाम तो अंधेरा ही है, तो उस जो संध्या रूपी जो सुंदरी है, संध्या सुंदरी जो सांवली सलोनी की तरह, सलोनी सी, उसके बालों में लगता है कि उसके घुंघराले बालों में वो तारा जो है वो गुंथा हुआ है। जैसे किसी के बालों में फूल लगा देते हैं, वैसे ही यहाँ कवि की कल्पना है। ऐसा लगता है कि वो संध्या सुंदरी जो है उसके बालों में वो तारा गुंथा हुआ है, वो हंस रहा है तारा, और बालों में गुंथकर वो तारा करता क्या है? हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। हृदय राज्य की, अपने दिल की रानी, कहता है ना, दिल की रानी। तो हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। अभिषेक करना मतलब स्वागत करना, उसका अभिसार करना, है ना, उसका वेलकम करना। तो वो तारा जो है अपने दिल की रानी यानी संध्या सुंदरी का अभिषेक करता है, उसका स्वागत करता है। कम ऑन माय डियर, कम। कैसी है संध्या सुंदरी? अलस्ता किसी लता, लता जैसे पेड़ पौधों की लता होती है पतली सी, उसको सहारे की ज़रूरत होती है। अलस्ता किसी लता, उसमें आलस्य है, और जब आलस्य होता है ना तो आदमी थोड़ा सा जैसे लगता है कि नशे में हो, उसमें वो स्फूर्ति नहीं होती है। वो जो नशा है चलने में, है ना, एक मादकता है, वो बड़ा ही अद्भुत सौंदर्य उत्पन्न करता है। तो उसमें आलस्य है, किंतु कोमलता की वह कली,
किंतु को यहाँ और के सेंस में लीजिए, वह आलस्य से भरी हुई है और वो एक कली, कोमल कली की तरह दिख रही है। सो टेंडर, सो सॉफ्ट, इतनी मुलायम। और चूँकि वो लता की तरह है, कली की तरह छोटी, सॉफ्ट बड, मुलायम कली, लता की तरह मचलती हुई, लहराती हुई, उसे अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ जाता है, तो उसे ज़रूरत है सहारे की। तो किसके सहारे वो उतरती है? सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह। यहाँ नीरवता जो चुप्पी है, शांति है, उसको सखी के रूप में, माने उसका भी मानवीकरण हुआ है, उसे भी कवि एक इंसान के रूप में देख रहा है। नीरवता माने चुप्पी, शांति। नीरवता के कंधे पर डाले बाँह, जैसे कोई अपने सखी सहेली के कंधे पे बाहें डाल के चलता है ना भाई, सहारे के लिए, या सखी सहारा देती है कि चल तू नहीं चल पाती है, मैं तुझे ले चलती हूँ। तो वैसे ही नीरवता जो है, उसके कंधे पर उसका सहारा लेकर के संध्या जो है वो छाह सी, जैसे लगता है कि आदमी के साथ उसकी छाया चलती है, परछाई चलती है ना आदमी के साथ, आप हैं, आपकी रोशनी में आपकी परछाई दिखती है। तो वैसे ही जैसे छाया आपका साथ हमेशा निभाती है, वैसे ही छाह सी अंबर पथ से चली। नीरवता के साथ जैसे एक छाया चलती है, शरीर की छाया साथ साथ चलती है, वैसे ही है ना अपनी सहेली के साथ छाया बना करके अपनी सहेली को, या नीरवता उसकी छाया बन जाती है। तो वैसे सहेली के साथ, वैसे एक साथी के साथ संध्या सुंदरी जो है अंबर पथ से, आसमान से धीरे धीरे उतर रही है। यानी भाव ये है कि अब पृथ्वी पर अंधेरा फैल रहा है, शाम ढल रही है, दिन ढल चुका है और अब अंधेरा धीरे धीरे गहरा रहा है, क्योंकि अब संध्या सुंदरी जो है आसमान से उतर रही है। दूसरा देखें छंद, नहीं बजती, क्योंकि पहले ही कहा गया ना, बिल्कुल चारों तरफ शांति है, चुपचाप उतर रही है, कोई हलचल नहीं, कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, वो सुंदरी कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कोई वीणा लेके नहीं आ रही है, उसके हाथ में कोई वीणा नहीं है, कोई संगीत नहीं है। नहीं होता कोई अनुराग, राग, आलाप। और जब वीणा नहीं है, जब वाद्य नहीं है, तो फिर संगीत लहरी, कौन सी लहरी फूटेगी? ना कोई अनुराग है, ना राग है, ना आलाप है। आलाप जैसे किसी गीत का आलाप उठाते हैं ना, ऊपर नीचे आवाज़ जो होती है वो आलाप। कोई अनुराग नहीं, अनुराग, प्रेम, राग, आलाप कुछ नहीं है। और नुपुरों में भी, यहाँ तक कि पैरों में जो नुपुर हैं, नुपुरों में भी रुंझुन नहीं, है ना, कोई आवाज़ नहीं है। जो घुंघरू हैं वो भी शांत हैं। पैरों में जो पाजेब है, पायल है, उसमें भी कोई छम 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 ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत। ऐसे चल रही है कि आवाज़ नहीं हो रही है। कहने का मतलब संध्या चुपचाप पृथ्वी पे पसर रही है। भाव ये है, उसी को बड़े कलात्मक ढंग से कवि ने एक, इसको कहते हैं ना ध्वन्यार्थ व्यंजना, माने ध्वनि उत्पन्न करना कविता में, इसको ध्वन्यार्थ, हाँ, ध्वनि अर्थ, ध्वन्यार्थ व्यंजना, एक जो सौंदर्य है उसका प्रस्फुटन हुआ है यहाँ पर। नुपुरों में भी रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द, एक अव्यक्त माने अनस्पोकन, एक अव्यक्त शब्द है। कौन सा है? एक अव्यक्त शब्द सा, चुप चुप चुप। यही चुप 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 जो है ना,
है गूंज रहा सब कहीं, यानी यही चुप्पी सब जगह है। मैंने चारों तरफ प्रकृति के कण कण में सर्वत्र केवल शांति, केवल चुप्पी, केवल मौन और कुछ नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई ध्वनि नहीं। और ये दूसरे आगे हम देखते हैं कि संध्या का जो विस्तार है, जो उसका प्रसार है, जो स्प्रेड है, वो कहाँ तक है, कहाँ कहाँ है ना। इसमें बड़ी काव्यात्मक एक सौंदर्य आप देखेंगे, इसमें मज़ा आएगा आपको। और इसकी थोड़ी आप इसके लय पर भी जाइएगा। व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर, उस अमल कमलिनी दल में सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप। अब आप देखें इसकी व्याख्या, कहाँ कहाँ संध्या का विस्तार है, प्रसार है उसका विस्तार। व्योम मंडल में आकाश शांत, जगती तल में पृथ्वी पर शांत चारों तरफ, सोती शांत सरोवर पर, शांत सरोवर, सोती शांत सरोवर पर माने शांत तालाब, शांत जलाशय पर सोती हुई कौन, उस अमल कमलिनी दल में। अमल, अमल का मतलब बिल्कुल पवित्र पावन, अमल जिसमें मल न हो, अमल निर्मल। कमलिनी दल, कमलिनी माने लोटस लिलीज है ना, कमलिनी दल माने उनका झुंड है ना, कमल पुष्पों के झुंड। वहाँ भी जो कमलिनी सो रही है, जो लिलीज सो रही हैं, वहाँ भी शांति है। क्यों कि वहाँ भ्रमर जो हैं वो गुंजार नहीं कर रहे हैं, भ्रमर भी शांत हैं। भ्रमर का उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन उसकी इनर मीनिंग, जो आंतरिक जो उसका जो भाव है वो यही है कि वहाँ भी शांति है। क्योंकि वहाँ तो थोड़ी ध्वनि या थोड़ा गुंजार तब होता है जब फूलों पे भ्रमर मंडराते हैं, तो भ्रमर भी गुंजार नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहाँ भी कमलिनी दल में बड़ी शांति है, सब कुछ शांत शांत शांत। सौंदर्य गर्विता सरिता के, सौंदर्य गर्विता सरिता, इसको ध्यान देखिएगा, सौंदर्य गर्विता सरिता, वो सरिता यानी नदी, गर्विता माने जिसको गर्व हो, किस पे, अपने सौंदर्य पर। सौंदर्य गर्विता सरिता, सौंदर्य गर्विता सरिता, वो नदी जिसे अपने सौंदर्य पर, अपने रूप पर गर्व हो कि मैं कितनी सुंदर हूँ। ऐसी सरिता के अति विस्तृत, अति बहुत विशाल फैले हुए वक्षस्थल, उसकी छाती पर माने नदी के तल पर, नदी का जो सरफेस है ना, नदी की जो ऊपरी सतह है, वहाँ भी बिल्कुल सब जगह शांति है, सब जगह चुप्पी है। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी, हिमगिरी पर्वत हिमालय, वो धीर है, धीरज वाला है, वीर है, गंभीर है, अटल अचल में, वो अटल है, अचल है हिमालय, वहाँ भी सब कुछ चुप है, सब कुछ शांत है। कहीं कोई आवाज़ नहीं, कहीं कोई ध्वनि नहीं, कहीं कोई शोर नहीं। उत्ताल तरंगाघात, उत्ताल जिसमें कि वो ऊपर नीचे जो तरंगाघात, तरंग की आघात, तरंग माने वेव्स, वेव्स के आघात से जो लहरें उठती हैं। प्रलय घन गर्जन, जलधि प्रबल में, जलधि, जलधि यानी समंदर, समुद्र, सागर, जलधि, जल अधि, अधि माने मालिक, जल का मालिक अर्थात सागर, समंदर। प्रबल में, प्रबल माने जिसकी अथाह शक्ति हो। तो ऐसे प्रबल समंदर में भी जिसकी जो तरंगें उठ रही हैं, ऐसी उठती हैं जैसे लगता है कि मेघ जो हैं गर्जन कर रहे हैं। वहाँ भी संध्या के समय समंदर भी शांत है, समुद्र शांत है, सागर शांत है। भाव ये है कहने का कवि का। और क्षिति में, अब सारी चीज़ों को समेट रहा है कवि। क्षिति में, क्षिति यानी पृथ्वी, मिट्टी, पृथ्वी, जल में, नभ में, इजी है, अनिल अनल में, अनिल हवा, अनल आग,
यानी ये सब जगह क्षिति में, पृथ्वी पर, जल में, आकाश में, हवा में, आग में, ये 5 ही तो मिलकर ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व है अधम शरीरा, ये शरीर ही ये 5 तत्वों से बना। तो ये 5 तत्व जो हैं सर्वत्र शांति है, सब जगह चुप्पी है, कोई नाद नहीं, कोई ध्वनि नहीं, सिर्फ क्या है, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा, चुप चुप चुप, अर्थात केवल चुप्पी, केवल मौन, केवल शांति और कुछ नहीं। है गूंज रहा सब कहीं, है गूंज रहा सब कहीं, सब कहीं यही गूंज रहा है, मौन। अब 2 प्रश्नवाचक चिन्ह आप देखिएगा, और क्या है। अब कवि प्रश्न करता है कि और क्या है, कुछ नहीं, यानी बस केवल चुप्पी है और कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं के बाद कवि माने आप पाठकों को संतुष्ट भी करता है कि नहीं, संध्या का केवल यही रूप नहीं है, अभी तक तो संध्या एक सुंदरी के रूप में थी। अब वही संध्या जब निशा में परिवर्तित होती है, निशा माने रात्रि, जब रात्रि में परिवर्तित हो यानी जब परिपक्व हो जाती है, जैसे एक सुंदर लड़की है, नवयौवना है, एक समय आता है जब वो एक संपूर्ण नारी बन जाती है, माँ बन जाती है, अपने बच्चों का लालन पालन करती है, वही रूप यहाँ संध्या का भी है कि एक उसका एक फेज है, एक उसका पक्ष है जब वो बिल्कुल सुंदरी ललना के रूप में, एक मादक युवती के रूप में है और अपने सौंदर्य से सबको लुभा रही है, और उसके बाद एक माँ के रूप में, वात्सल्यमयी माँ, जिसे अपनी संतान से प्रेम हो, उस माँ के रूप में जब वो परिपक्व होती है ना, एक माँ के रूप में वो जब आती है, कहने का मतलब कि संध्या जब रात्रि में तब्दील हो जाती है तो रात में क्या होता है वो दृश्य आप देखें, बड़ा ही सुंदर है। रात में क्या करती है, मदिरा की वह नदी बहाती आती। जब रात होती है तो क्या होता है, नींद आती है। जैसे कोई शराब पी करके झूमने लगता है तो वैसे ही दिन भर का थका हारा रात होने पर क्या होता है, उसे नींद आती है, वो झूमने लगता है, तो लोग कहते हैं नींद आ रही है अब सो जा, है ना। तो मदिरा की वह नदी बहाती है, यहाँ मदिरा मतलब नींद, निद्रा, वो निद्रा लेके आती है अपने बच्चों को सुलाने के लिए। मदिरा की वह नदी बहाती आती, नींद की नदी लाती है, वो निद्रा की नदी बहाती है। और थके हुए जीवों को वह, जो जीव जगत हैं, चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हों, जो भी हो, जितने भी जीवित हैं, जो प्राणी हैं, जिन्होंने दिन भर अपने क्रियाकलाप से अपने को थका लिया है, अब उन्हें विश्राम की ज़रूरत है, तो ऐसे थके हुए जीवों को वह सस्नेह यानी प्यार के साथ, स्नेह के साथ प्याला एक पिलाती। मदिरा का प्याला माने नींद का एक प्याला, नींद, हाँ, नींद का एक प्याला पिलाती है। और जैसे आप जो मदिरा पान करने वाले हैं, मदिरा पीने के बाद वो नशे में कहीं जगह पकड़ लेते हैं, वैसे ही नींद भी जब आ जाए तो आदमी को कुछ सूझता नहीं है, जहाँ जगह मिले वहीं सो जाएगा। तो सुलाती, प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने। जैसे माँ अपने बच्चों को अपनी गोद में लेकर बड़े प्यार से उसे लल्लाबाई यानी लोरी गा करके सुलाती है, वैसे ही ऐसा लगता है कि संध्या सुंदरी जो अब निशा बन गई है, रात्रि बन गई है, माँ बन गई है, वो अपने जीव जगत को, अपने सारे जीवों को, माने अपने बच्चों को वो अपनी गोद में लेकर के उन्हें प्यार से नींद की माने दवा के रूप में, नींद की दवा खिला करके, या नींद की मत एक
घुट्टी पिला करके, नींद का एक प्याला पिला करके उसे सुलाती है। सो जा बच्चे, तू थका हुआ है, अब आराम कर। सुलाती उन्हें अंक पर, अपने अंक माने गोदी, लैप। और सुला करके क्या करती है, दिखलाती फिर विस्मृति के, विस्मृति मतलब भूल जाओ, क्या क्या हुआ भूल जाओ, सब भूल जाओ। तो नींद में क्या हो, नींद में आदमी एज गुड एज डेड, मरा हुआ है, वो सब कुछ भूल जाता है। दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने। उसके बाद वो थका इंसान सब कुछ भूल करके बस मीठे सपनों में वो खो जाता है। तो ये है माँ का यहाँ निशा रूपी माँ जो है वो अपने बच्चों को कैसे प्यार से सुलाती है, उसका वर्णन आपने देखा। और उसके बाद अंत में आप देखें कि अर्धरात्रि, अर्धरात्रि के पहले ही तो लोग सो जाते हैं ना, तो अर्धरात्रि जब आधी रात होती है, अर्धरात्रि की निश्चलता में, अर्धरात्रि होती है तो रात और निश्चल हो जाती है और शांत हो जाती है, सब कुछ, सारी प्रकृति जो है निद्रा की गोद में समाई रहती है, सब कुछ निद्रा के आगोश में, तब तो और शांति होती है, बिल्कुल जैसे लगता है कि शमशान हो गया है सब कुछ, बिल्कुल शांत। तो अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, यानी जब रात जो है वो निश्चलता में बदल जाती है, सब कुछ शांत हो जाता है, और तब होता क्या है, कवि का बढ़ जाता अनुराग। जब सब जगह बिल्कुल शांति हो जाती है अर्धरात्रि में, और आधी रात में कवि पर अब कुछ असर होता है, उस निश्चलता का असर कवि पर होता है। यहाँ कवि की व्यथा जो है उस पर आप नज़र डालिए। कवि का बढ़ जाता अनुराग, अनुराग भीतर का जो राग है, प्यार है, प्रेम है, वो जागता है कवि के अंदर आधी रात को। विरह कुल कमनीय कंठ से, विरह से आकुल, विरह कुल में दो शब्द हैं, विरह यानी सेपरेशन, विछोह, किसी से अलग हो जाना। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो माने उनकी जो बच्ची सरोज है, जब छोटी थी तभी उसकी माँ मर गई, यानी निराला जी की पत्नी, उसके बाद सरोज का भी निधन हो जाता है। तो जीवन में ये बिल्कुल अकेले रह गए थे, और जब अकेलापन उन्हें घेरता था तो बस वही व्याकुल हो जाते थे, रोने लगते थे। उसी रोने में कोई कविता निकल जाती थी, कुछ वाक्य निकल जाते थे, जो फिर वो कागज़ पे उतर करके कविता के रूप में अमर हो जाते थे वो गीत उनके। तो ऐसे ही जब अर्धरात्रि होती तो कवि का अनुराग बढ़ जाता, उनका प्रेम, उनका जो भीतर का दर्द है वो उफान लेकर सामने आने लगता। और विरहा कुल, विरह से आकुल, कमनीय कंठ से, कमनीय मतलब कोमल, कोमल कंठ से, कोमल कंठ से, कोमल कंठ से कभी कर्कश आवाज़ नहीं निकलेगी, जब निकलेगी तो दिल को छूने वाली आवाज़ निकलेगी। तो उस कमनीय कंठ से आप माने अपने आप, बिना प्रयास के, अनायास, बिना प्रयास के निकल पड़ता। तब एक विहाग, विहाग मतलब होता है एक राग है ना, संगीत में कई राग होते हैं, रागाज, वैसे एक राग है जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। तो वो राग अपने आप फूट पड़ता, जब ऐसी स्थिति बनती तो राग अपने आप फूट पड़ता, और कवि की जो व्यथा है वो कविता के रूप में, गीत के रूप में सामने आ जाती, उनकी व्यथा। बड़ी ही माने मार्मिक ये अंतिम पंक्तियां हैं। कवि की जो व्यथा है, उनका जो दुख है, वो लगता है कि ऊपर से आ करके संध्या सुंदरी का वर्णन करते 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 और अंततः कवि जो है अपने दुख पर आ जाता है। और छायावादी कवि होने के कारण ये बहुत ज़रूरी है कि जो छायावादी रचनाकार हैं, कवि हैं, वो अपनी व्यथा, अपना दुख तो साझा करते हैं पाठकों के साथ। ये छायावाद की बड़ी खासियत है। तो इस तरह से ये कविता थी।
इसमें अलंकार भरे हुए हैं। अलंकार शायद आपके सिलेबस में शायद नहीं है, अगर मुझे ठीक से मैं देखूंगा, अगर होगा तो इसमें जो अलंकार हैं उस पर बाद में कभी चर्चा करेंगे। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो फिर ठीक है, जितना है उतना आपने देखा इसको। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कविता अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इसको एंजॉय कीजिए, और फिर इसके ऊपर जो प्रश्न वगैरह बनने हैं वो हम लोग बाद में काम करेंगे उस पर। तब तक के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका समय देने के लिए। मन लगा के पढ़ें और वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट ज़रूर करें कि हाँ सर कैसा रहा, आपको कैसा लगा। ये थोड़ा आप लिखते हैं ना तो मुझे खुशी होती है, मुझे लगता है कि हाँ बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। धन्यवाद।